गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आदिल निजामी और मेरे साथ हैं सबीन फारूक। आज प्रोग्राम का आगाज बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि सुबह सुबह नया टैलेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बल्कि वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस था लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे एग्जैक्टली बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और कितने नन्हे मुन्ने से। बहुत ये भी बताएं, बहुत क्यूट भी है। ये बताएं क्योंकि जिस इलाके से बिलोंग करते हैं वहाँ लोग ही बड़े स्वीट और क्यूट से होते हैं। कहाँ से हैं, इनका ताल्लुक कहाँ से है? गिलगित बल्तिस्तान, जीबी से इनका ताल्लुक है। और बड़े खूबसूरत अटायर में आज हमारे साथ हैं नन्हे मुन्ने टैलेंटेड से मेहमान जो कि बहुत प्यारा रबाब भी बजाते हैं और बहुत खूबसूरत गाते भी हैं। तो आज हमने सोचा कि आज फवाद आलम से आपकी मुलाकात करवाएं और जो प्रोग्राम का आगाज भी उन्हीं से करें और 4 चांद लगा देंगे। चलें जी, दिखाते हैं, अब मिलवाते हैं आपको फवाद से। अस्सलाम वालेकुम फवाद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ मैम। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक है? क्योंकि वो जीबी से तो है, वो तो आपकी जनाब टोपी वो हमें सब बता रहा है अटायर, लेकिन कहाँ से आपका ताल्लुक है एक्चुअली जीबी में? जी मैम, मैं मेन गिलगित दनियोर से मेरा ताल्लुक है। अच्छा जी, गिलगित दनियोर से इनका ताल्लुक है। और कब से गाना गा रहे हैं? मैं जो प्रॉपर जब रुबाब बजाना स्टार्ट किया वो मेरे 1 साल हो रहे हैं। 1 साल हो गया जो प्रॉपर रुबाब जो है इंस्ट्रूमेंट बजाना स्टार्ट किया, उसके बाद साथ साथ सिंगिंग में स्टार्ट की? जी सर, पहले मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता था, सिंगिंग मुझे किसी ने सिखाई नहीं है, सिंगिंग मैंने खुद से सीखा। ओह, तो चले जरा, इतनी प्यारी आवाज़ है, इतने चर्चे हमने सुने, तो आज जरा लाइव सुनते हैं कि फवाद हमें सबसे पहले क्या सुनाएंगे हमें? जी तू कुजा मन कुजा। चलें जी। जी बहुत खूब, बहुत अच्छा गाते हैं और साथ साथ इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं। ये बताएं कि प्रॉपर इसकी कोई प्रैक्टिस की कि टाइम के साथ साथ खुद इतना अच्छा गा लेते हैं और साथ इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते हैं? जी सर, मैं रुबाब पहले मुझे शौक़ था, तो टीचर से मैंने थोड़े से बेसिक सीखे थे, तो आगे मैंने खुद से इसको सीखा है। अच्छा जी, अच्छा क्या उम्र है आपकी? मैम मेरी उम्र 12 साल है। 12 साल है। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। 4th क्लास में पढ़ते हो। कितने बहन भाई हो? हम 2 भाई हैं और 3 बहनें। अच्छा, और जो बाकी बहन भाई हैं उनको भी शौक है गाने का? उनकी भी इतनी प्यारी आवाज़ है, और क्या वो भी रबाब बजाते हैं? जी मैम, मेरी बड़ी बहन जो है वो भी सिंगिंग करती है। अच्छा जी, तो आज जो है फवाद हमारे हाथ लग गए और हमने कहा कि ज़ाहिर इतनी दूर से भी आए हुए हैं, तो आज फवाद हमारे साथ मौजूद हैं थ्रू आउट। ये भी हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि बाकी खबरों से भी आपको आगाह कर रहे हैं, तो प्रोग्राम के सिलसिले आगे भी बढ़ाते हैं और साथ साथ कुछ देर के बाद हम फवाद से जो है म्यूज़िक का तड़का मज़ीद भी लगवाएंगे। और एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी सुनने में आ रही है। आज दिन का आगाज़ ही अच्छा हुआ, इसलिए खुशखबरियाँ ही आएंगी। मतलब कि अच्छी खुशखबरी क्या है? कुछ आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है। एग्जैक्टली, कहा जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ऐलानात के मुताबिक आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाइस पेट्रोल 4 रुपये, जबकि डीजल की कीमतों में 3.5 रुपये फ़ी लीटर कमी मुतवक्को है। डीजल
डीजल की वैल्यू में भी कमी आ गई है। नई कीमतों का ऐलान जो है वो 31 मई की रात को किया जाएगा। 15 मई को भी हुकूमत ने कीमतों में कमी का ऐलान करते हुए पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे और डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे कमी का ऐलान किया था, जो अभी हमने कुछ रोज पहले 15 दिन पहले ज़ाहिर है कुछ रोज 15 तारीख को जो है वो हमने जो जिक्र किया था, हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था। अभी जो है वो ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, बट लेट्स सी कि क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट होती है हम उसको देख रहे होते हैं और उसके मुताबिक जो जो चीज़ें की कमी है या ज़्यादा हो रहा है तो वो अकॉर्डिंगली हम उसको प्लान कर रहे होते। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं कहती हूँ कि 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये भी अगर कमी का इम्कान भी जाहिर करता तो एक उम्मीद की और खुशी की लहर आवाम में आ जाती है कि बजट भी आने वाला है। बजट से पहले ये एक रिलीफ है और एक माह में ये तीसरी बार जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तीसरी बार कमी होगी। 2 बार तो हो चुकी और थर्ड टाइम भी होप तो कि हो जाए और इसका जो रिलीफ है वो आवाम को भी पास ऑन हो। चलें जी आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास आज क्या है। सुबह से अब एक खबर देख रहे थे और ये है जनाब डांस करें मुफ्त कॉफ़ी पिएं। सऊदी अरब में डांस करने वाले कस्टमर को मुफ्त में कॉफ़ी जो है वो पेश की जाएगी। सऊदी अरब का शहर है रियाद, एक मुकामी कैफ़े की जानिब से अपने कस्टमर के लिए दिलचस्प पेशकश जो है वो मुतारिफ कराई गई है। आएँ, आके रक्स करें और फ्री में कॉफ़ी पिएं। नाइस, वेरी नाइस। तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो कि हो रही हैं। कुछ फैशन शोज़ भी उनकी तरफ से करवाए गए और इसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ें जो इससे पहले हम यही सोच रहे थे कि इससे पहले नहीं होती आई, बट वो कुछ नई नई चीज़ें अब लेकर आ रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। किस तरह अरबी कॉस्ट्यूम है और अरेबिक सॉन्ग के ऊपर ही डांस कर रहे हैं और जो मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन है 2030 उसकी जानिब सऊदी अरबिया बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दत आ रही है। ख़वातीन जो हैं वो भी मेन स्ट्रीम में आ रही हैं और सऊदी से बहुत सी अच्छी पॉजिटिव खबरें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक हो गया जी। चलें जी, ये जो है डांस करें कॉफ़ी पिएं, आज के टैग लाइन जो आपने एकदम बोला तो आई वाज शॉक, मैंने कहा ये क्या कह रहा, पर चले खबर ये थी जो हमने आपसे। और एक और जो है इंटरेस्टिंग खबर है, इंटरेस्टिंग तो है, एक हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है अमेरिका में, अमेरिका की पाकिस्तान और इंडिया का मैच 9 जून को होने जा रहा है जी। 9 जून को होने जा रहा है। टिकटें बड़ी महंगी हैं सबीन। इसके बारे में ये था कि जस्ट 34,000 टिकट्स थी और जब इनको फरोख्त के लिए पेश किया गया तो फौरी तौर पे 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया, लेकिन बेशतर को टिकट्स नहीं मिली। अच्छा, अब जो साबिक IPL कमिश्नर हैं ललित मोदी, उन्होंने ICC पर ये इल्ज़ाम उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वो इस मैच के जो टिकट हैं उनको ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। जो ICC है वो कह रहे हैं कि वो इस कीमत में जो है वो ज़्यादा कीमत में टिकट जो है ICC को ब्लेम कर रहे हैं कि क्रिकेट जो है अमेरिका में पहली बार वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्रिकेट अमेरिका में एंटर हो रही है और अमेरिका में बहुत ज्यादा शायद $20,000 फी टिकट फी सीट वो कह रहे हैं उसको फरोख्त किया जा रहा है। अब एक तरह से बात उनकी देखी जाए तो वो ये इस चीज को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जो टिकट की कीमत है उसके बारे में जानकर जो है वो कहते हैं ये झटका लगाया गया है कि वो कहते हैं अमेरिका हाई वोल्टेज मैच है तो हाई वोल्टेज के झटका लगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप खेल के फरोग और शायकीन को अपनी जानिब खींचने के लिए, मतलब क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, खेल को प्रमोट करने के लिए अमेरिका में इस मैच को इनकाद इसका किया जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसको पैसे कमाने का जरिया बनाया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ज़्यादा जो फोकस है वो फोकस इस पर होना चाहिए कि क्रिकेट को किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, हमारी टीम्स वहाँ जाकर परफॉर्म करेंगे, सो वो चीज़ मैटर करनी चाहिए, ना कि ये कि आप उसको एज अ बिजनेस लेकर चले। और गेट मनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। गेट मनी से पैसा कमाते हैं, बोर्ड्स भी कमाते हैं, पीसीबी लेकिन अगर आप इतना टिकट कमाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा, इट इज टू मच। एग्जैक्टली, पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो एक तरह से वो ठीक पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है कि आप जब इतनी कीमत रखेंगे तो कौन आएगा मैच? अच्छा, इसकी शुरुआत जो $200-250 से हुई थी, लेकिन टिकट्स बिकी नहीं, शायद आईसीसी ने उनको होल्ड किया और अब $20,000 तक। अब $20,000 अगर आईसीसी की जानिब से बेची जाए तो ब्लैक मार्केट में इसके पैसे कितने आप सोचे कितने होंगे जो एंड में जो लोग लेकर रख लेते हैं। ये भी एक वैसे अलमिया है, पाकिस्तान में भी देखें या कहीं और भी, मतलब पूरी दुनिया में जब भी कोई सीरीज कोई भी शुरू होती है वो ये होता है कि टिकट लेकर रख लेते हैं उस कीमत पे, उसके बाद ज्यादा पैसों में उसको अपने इर्द गिर्द अपने सर्कल में या वैसे उनको बेचा जा रहा होता है, विच इज समथिंग रियली बैड। इससे मार्केट को, हमारी क्रिकेट को कोई फरोग नहीं मिल रहा होता, ये ब्लैक में जा रहा होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की दुनिया से एक और खबर जो वो शामिल करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और आलमी शोहरत याफ्ता स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मल्टी कल्चरल एम्बेसडर उनको मुकर्रर कर दिया गया है। मजमूई तौर पर एम्बेसडर्स में श्रीलंका के अगर देखा जाए उनके भी खिलाड़ी मौजूद हैं, बांग्लादेश के साबिक क्रिकेटर्स रिसल ऑर्लैंड और इसके अलावा अमीनुल इस्लाम वो भी शामिल है, भारत के रावी शास्त्री भी इसी प्रोग्राम में शामिल हैं और ऑस्ट्रेलिया के
टेस्ट हैं ओपनर जो हैं उस्मान ख्वाजा, वो भी इसका उस्मान ख्वाजा, फवाद अहमद और इसके अलावा खवातीन भी शामिल की गई हैं। खवातीन क्रिकेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़रोग पा रही है और हम देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी है, ऑस्ट्रेलियन जो 2 प्लेयर्स हैं उनको इसका हिस्सा बनाया गया है, वो भी एम्बेसडर होगी। इसका पर्पज़ ये है कि क्रिकेट को फ़रोग मिले और जो उसका विजन है क्रिकेट के हवाले से, उसकी तरक्की के हवाले से, उसको आगे चलाया जा सके। चलें जी, ज़बरदस्त, क्या बात है। और लोग भी ज़ाहिर है उस लिहाज से काफ़ी इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और जब हमारे पाकिस्तानियों को इंटरनेशनल लेवल पर एक्नॉलेज किया जाता है, जो कि पाकिस्तान में भी ज़्यादा करना चाहिए, तो बड़ी खुशी होती है कि किस लेवल पे उनको वहाँ पर ट्रीट किया जा रहा होता है जो वो डिजर्व करते हैं। चलें जी, ये खबरें तो साथ साथ चलती रहेंगी और ये नई नई खबरें आपसे शेयर करना भी ज़ाहिर बहुत ज़रूरी थी। साथ फवाद की तरफ दोबारा बढ़ते हैं और इनसे मजीद जो है कुछ सुनने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं जी क्या सुनाते हैं। जी फवाद, आप क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं इश्क मुर्शिद का एक्टिंग सुनाऊंगा। ओहो, ये तो सबकी दुखती रग है एक तरह से, वो इसलिए कि लोग बड़ा इसको पसंद करते हैं और बड़े कम लोगों की आवाज़ में ये गाना आप किसी को पसंद आता है। अहमद जानजेब के बाद अगर देखा जाए तो चलें आप सुनाएं, देखते हैं लोगों को पसंद आता है कि नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है, कितनी महारत से रबाब और रबाब बजाना। वैसे बड़ा मुश्किल हो सकती थी, वो रबाब बजा रहे थे, आप लिपसिंग कर रही थी, अगर थोड़ी आवाज अपनी उठा लेती तो कितना अच्छा हो जाता। फरमाइशी प्रोग्राम में पूरे करती, अगर मैंने यहाँ पे गाना शुरू कर दिया ना, वो जो बजा रहे वो भी भाग जाएंगे और जो शो हमारे जो कैमरामैन खड़े पूरी टीम ये भी यहाँ से चली जाएगी। क्या बात है। अच्छा, इतना प्यारा जो है रबाब बजाना, कितने टाइम से आप बता रहे कि 1 साल से ज़ाहिर आपने प्रैक्टिस करना शुरू की और उसके बाद ज़ाहिर डेली जाते हैं, कितना टाइम देते हैं आप रबाब को? मैं दिन में 3 घंटा रबाब की प्रैक्टिस करता हूँ। 3 घंटे रबाब की प्रैक्टिस करते हो और फिर इसमें पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं? मम्मा ये नहीं कहती कि ये क्या करने बैठ गए हो, पढ़ाई पे तवज्जो दो, तुम किन कामों में लग गए हो? नहीं, मैं मेरे सारे फैमिली के साथ मुझे म्यूजिक का बहुत सपोर्ट है। अच्छा, फैमिली का सपोर्ट है। फैमिली बहुत ये भी बताएं कि जब टीचर हैं, स्कूल जाते हैं, 4th क्लास में आप पढ़ते हैं, कभी टीचर ने कोई स्वीट सी पनिशमेंट दी कि आपको पनिशमेंट है, हमें कुछ बजा कर या कुछ गुनगुना कर सुनाएं? नहीं सर, पनिशमेंट तो मुझे नहीं मिलता क्योंकि हमारे स्कूल में भी हमारा म्यूज़िक क्लास होता है, तो वहाँ से हम इंस्ट्रूमेंट उठा के क्लास में कभी कभी गाया करते हैं। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा, तो पढ़ाई में वैसे लायक हैं जो हम कहते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनमें से हैं आप? जी मैम, इस बार मेरी पढ़ाई में 2nd पोजीशन है। इस बार 2nd पोजीशन आई है, वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा, मेरी कभी 2nd पोजीशन नहीं आई फवाद। आई होगी आप भी रुबाब बजाना स्टार्ट कर आई होगी, आपकी अच्छी पोजीशन है। उसे बोला क्या कह रहा, आई होगी, आपको पता नहीं होगा। अच्छा मेरे भाई, अगर मेरी आई होती 2nd पोजीशन ना, तो मैं अभी तक यही बता रही होती कि मैं इस क्लास में 2nd आई थी। उस एक्साइटमेंट से ना निकल पाती है अभी तक, अभी भी उसी एक्साइटमेंट में होती है। ऐसा ही है बिल्कुल। फवाद, बहुत खूबसूरती से आप गाते हैं, बहुत प्यारा आप रबाब बजाते हैं, माशाल्लाह आप इतने टैलेंटेड हैं और जिस तरह आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, तो हर चीज़ को बैलेंस करके चलना और इतने प्यारे तरीके से अपने पाकिस्तान की और स्पेशली जीबी की सकाफत को प्रमोट करना, जिस तरह आप अपनी अटायर में भी आए, तो ये एक बड़ी बात होती है। ज़िंदगी में बहुत आगे जाए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। नाजरीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की। मुल्क की जो सियासत है उसका पारा जो है एवरी सिंगल डे
वो बढ़ता जा रहा है। गर्मी बढ़ रही है, सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। बड़ी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट है G8 इस्लामाबाद में, जहाँ पर CDA की जानिब से कार्रवाई की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के अतराफ़ में जो तजावीज़ात के नाम पर जो चीज़ें थी उनको गिराया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्वेशन भी है, वहाँ पर कारकुनों की गिरफ्तारियाँ भी हुई। रात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी वहाँ पर पहुँची, मीडिया से गुफ्तगू भी की और इसके साथ साथ अदालत से रजू करने का भी उन्होंने फैसला किया है कि साहब वहाँ पर मौजूद थे और बैरिस्टर गौहर साहब वहाँ पर उस टाइम पर मौजूद थे। ऑलरेडी हम इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हमें मुश्किलात हैं, आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। बात होगी कि जो फासला है हुकूमत का ऑपोजिशन का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आए दिन इस तरह की कोई ना कोई बात, कोई ना कोई वाकया सामने आ रहा होता है। अच्छा जी, जिस तरह ये ऑपरेशन जो है स्क्रीन पे लोग देख भी सकते हैं। अच्छा समीन, ये जो मामला है ये तो चले हो गया हुकूमत और ऑपोजिशन का। अगर हम बात कर लें हुकूमती इत्तेहाद की, वहाँ पर भी तलखियाँ बढ़ रही हैं। पंजाब को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के तकर्रुर और तबादलों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से थोड़ा ज़रा खाइफ दिखाई दे रही है। और ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शिकवा है कि पंजाब में उनको उस तरह से स्पेस नहीं मिल रही। बातें आ रही हैं, अपेरेंटली किसी ने ऑफिशियली आकर इसको अभी तक बात नहीं की, बट ऑब्वियसली लेकिन सर्दगर्म जंग जो है वो शुरू हो गई, कल से बहुत इत्तलात आ रही है। सारे मामलात पे बात करते हैं। कादिर मंदोखिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कादिर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में ऑफिस को सील कर दिया गया है, उसका मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। आप नहीं समझते कि एक जानिब मुज़ाकरात की जानिब बढ़ने की बातें हो रही थी, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर उसको कम करने की बातें हो रही थी, दूसरी जानिब ये CDA का ऑपरेशन? देखिए, मैं रात को देख रहा था ये सारे सूरत-ए-हाल और PTI के रहनुमा ये कहते थे कि अगर इस तरह कोई गैर कानूनी तजावुज़ात है तो हमें बता देते। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बेहतर होता कि CDA जो ना उनको जो भी खदशात है उनके या नाजायज़ तजावुज़ात जो कि हर जगह पे होता है, तो उस हवाले से कोई नोटिस देते, रिमूव कर लेते। और 12 बजे रात का समझ में नहीं, अक्सर तो पुलिस तो कार्रवाई करती है सुबह 4 बजे। 12 बजे का मतलब है कि आपने उनको दावत देने की, आ जाओ भाई, मीडिया समेत आ जाओ और पाकिस्तान में एक मरतबा फिर तमाशा लगाओ। मुझे 30 साल हो गए वकालत करते हुए, मैंने कभी पुलिस को 12 बजे ऑपरेशन करते हुए नहीं देखा है। सुबह 4 बजे करते हैं, क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है जो देर से लोग घर आते हैं तब भी मौजूद होते हैं, जो सवेरे निकलते हैं तब भी उससे पहले मौजूद होता है। तो 12 बजे का मतलब खुद पुलिस ने तमाशा खड़ा कर दिया है और तमाशे के नाम पे उन्होंने जो किया है, और फिर जो पकड़ दकड़ हुई है और इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया है, एक जो एहतजाज था उनका को रहनुमा। तो मैं समझ रहा हूँ कि पुलिस हालात को खुद खराब कर रही है और ये गैर मुनासिब रवैया था और ये बेहतर तरीके से भी इसको हैंडल किया जा सकता था। चले, अब एक ही पार्टी है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात हम पिछले कुछ टाइम से देखें। सर आप बात करें कि इस तरह के ऑपरेशन जो हैं दिन के टाइम में दोपहर 4 बजे होते हैं, लेकिन रात की तारीखी में ऑपरेशन किया जा रहा है, तो ये मामला मज़ीद गर्मी की जानिब बढ़ रहे हैं। आप भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, तो हुकूमत से बातचीत नहीं कर रहे कि पॉलिटिकल टेम्परेचर इसको थोड़ा कम करें, मुफाहमत की जानिब जाएँ, बातचीत करें ताकि जो मसाइल हैं मुल्क के वो हल हो सकें? जी बिल्कुल, आपको याद होगा जॉइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब ने जो खिताब किया है और उस वक्त भी उन्होंने यही दावत दी है, और अभी हमारे कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी PTI को दावत दी है। मगर PTI का मानना ये है कि हमारे बारे में या नून लीग के बारे में हो तो जो गाली गलोच से वो नवाजते हैं वो तो सबने देखा हुआ है, लेकिन उनका कहना ये है कि हमने बात करनी है आर्मी चीफ से, हमने बात करनी है DG ISPR से। हम उनको ये कहते थे कि इससे पहले जो 2 साल पहले जो आपके दौर में DG ISI ने ताकि हमें सियासत से दूर रखो, आप फिर उनको सियासत में घसीट रहे, तो ये तो जमहूरी कल्चर तो नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद ये समझ रहे कि 9 मई की जो संगीन वाकयात है और वो ये समझ रहे कि आर्मी चीफ उनको माफ कर देगा। तो मैं आपकी तौर से कहना चाह रहा हूँ कि 9 मई का जहाँ शोहदा के यादगारों को जलाया, बेरुमती की है, उनके इख्तियार तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी नहीं है, ना आर्मी चीफ के पास है, ना DG ISPR के पास है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है। आपकी केसेस अगर गलत है, आपकी केसेस अगर झूठे हैं, तो आप दलाल से अदालत में उसको साबित कर दे तो आप बरी हो सकते हैं। इख्तियार पास नहीं है पाकिस्तान में, ये ज़हन में रख ले कोई भी शख्स इस गलतफहमी में न आए।
ठीक है सर, वो आपकी बात मुनासिब है कि जो भी लोग उसमें मुलविस हैं 9 मई के वाक़यात में, ज़ाहिर है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए, और वो कानून के हाथ में ही है, और जो कानून में लिखा है वही सज़ा सबको मिले। बट ऑब्वियसली केसेस जिस तरह से ड्रैग भी हो रहे हैं और वो अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा, वो भी चलें एक बिल्कुल अलग मामला भी है एट द सेम टाइम। अच्छा, अब जिस तरह आपने बताया कि PTI की तरफ से है कि जी हम तो इनसे बात करेंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे, ये शराइत का सिलसिला उनकी तरफ से हमेशा से जारी रहता है, बट डोंट यू थिंक कि ऑपोजिशन का ये रवैया हम हमेशा हर दौर में देखते आए हैं, और हम यही देखते आए हैं कि वो जितने बेहतर तरीके से वो अपोज करते हैं चीज़ों को और वो हुकूमत को टफ टाइम दे रहे होते हैं। ऐसे में क्या हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो एक कदम आगे बढ़ाएं? वो इस वक्त लीडरशिप पोजीशन पे हैं, और जब आप लीडरशिप पोजीशन पे होते हैं तो आप अपनी ईगो भी साइड पे रखते हैं, आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स भी साइड पे रखते हैं, और उसके बाद आप आगे बढ़कर मुफाहमत की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत का किरदार इसमें बहुत ही अहमियत का हामिल है कि वो मुफाहमत की तरफ बढ़े? देखिए, आपको याद होगा 2018 का जो RTA सिस्टम बिठा के PTI को मुसरत कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, उस वक्त भी न चाहते हुए भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर पे ये कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ तुम्हारे साथ है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आइए मिसाके मीशत पे बात करें, तो जवाब क्या मिला? ये तो चोर है, डाकू है, इनसे मैं क्या बात करूंगा। हम अपोजिशन में थे तब भी हमारा किरदार था, आज हम हुकूमत का हिस्सा है या हुकूमत को सपोर्टर है, आज भी हमारा ये कहना है कि भाई आइए टेबल टॉक कर ले, जो भी खदशात है, ये जैसा भी ये कल रात के वाक़े के बारे में मैंने आपको तफसीलात बताई है, ये हर चीज टेबल पे होता है, हर चीज जो है ना वो एक दूसरे से बातचीत भी होते हैं। और फिर मैं कहूँगा कि उनको असल में खदशा ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब तो सदर पाकिस्तान का सीट खाली करके उनको नहीं देगा, न शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का सीट खाली करके देगा। इस वजह से वो हमारा ये कहना है कि सीटें तो हम बिल्कुल खाली नहीं करेंगे, और किस हैसियत से खाली करेंगे, वो तो हमने जो जमहूरियत के मुताबिक हमने लिए वो हमारे पास है। लेकिन आइए आगे मुस्तकबिल के लिए बात करें, क्या इसी तरह इलेक्शन होते रहेंगे? क्या इसी तरह गाली गलोच होते रहेंगे? हमारे पड़ोस मुल्क इंडिया में भी इलेक्शन होते हैं, आपके सामने है, बरतानिया में होते हैं, अमरीका में होते हैं, हमने तो कभी इतना नहीं सुना जब यहाँ पे। यकीनन इलेक्शन कमीशन की भी उसमें कमजोरी है, बल्कि कमजोरी क्या मैं कहता हूँ मुलव्वस है पूरा उन्होंने जो पिक एंड चूज का जो इलेक्शन कराया, मैं भी विक्टिम आपके सामने बैठा हूँ, आज 3 महीने में हो गए, तमाम तर तफसीलात इस वक्त भी मेरे सामने 25 से 30,000 बैलेट पेपर स्टैंप लगे हुए मुस्तफा कमाल तक के पड़े हुए, और 3 महीने हो गए इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन ना उसको ये करे कि हाँ ना ये करे ना, उल्टा मेरे खिलाफ FIR दर्ज करी जो कि खत्म हो गई है, क्लासी हो गई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो भी दागदार है, और लिहाजा इन सब चीजों को, चाहे एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ना हो, अदलिया की मुदाखलत ना हो, इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराए, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे मुमकिन हो सकती है कि तमाम पॉलिटिकल एक साथ बैठे कि आज मेरे साथ जाती हो, कल किसी और के साथ ना हो। लेकिन कादिर साहब, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की एक साथ बैठने की आप बात करें, 2013 का इलेक्शन जरदारी साहब ने RO का इलेक्शन कह दिया, 2018 का इलेक्शन उसको RTS का इलेक्शन कह दिया गया, और 2024 का इलेक्शन उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मान रही। तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर आप बात करें, मिल बैठे, तो वो खुद भी नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि शफाफियत की बात हो रही है, ऑब्वियसली हुकूमती इत्तेहाद में तो एक तरह से शामिल है। तो मिल बैठने के लिए इनिशिएट कौन करेगा? आप लोग, क्योंकि यहाँ बज़ाहिर लोगों को ये लगता है, एक मफरूज़ा है इस हवाले से कि तमाम लोग इसी सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, इसलिए इस पर बैठकर बिफोर टाइम बात नहीं करते इलेक्शन से पहले। देखिए, मैंने तो आपको बिलावल साहब का और आसिफ अली जरदारी साहब का, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब की आपको ऑफर और आपको बयानात आपको बताया, लेकिन अब कल PTI जो बयान दे रहे हैं कि आम माफी है, वो भाई किस बात की आम माफी? किसको दे रहे हो माफी? ये इशारा तुम किसको दे रहे हो आम माफी? देखो, अब ये पॉलिटिकल रवैया तो नहीं है ना, वो कहते हैं हमारी तरफ से आम माफी है। भाई आपकी तरफ से क्या माफी होगी? जुर्म तो आपने की है, 9 मई का संगीन वाकया जो दुश्मन मुल्क भी नहीं कर सके वो आपने करके दिखाया। मैं नहीं कहता हूँ सारे लोग मुलव्वस है, इसमें जो मुलव्वस है उनको सजा मिलनी चाहिए, जो नहीं मुलव्वस उनको रिहा करनी चाहिए। एक तरफ अगर तोशा खाना का केस जल्दी में हुआ तो जल्दी क्यों फैसला हुआ, दूसरी तरफ 9 मई का देर से हो रहा है, 1 साल गुजरा क्यों नहीं, तो खुद कशमकश में मुब्तला है कि आखिर करना क्या है। कल आम माफी के लिए हमने क्या जुर्म किया जो तुम आम माफी और किसको दे रहे हो, ये तो बता दो ना। तो इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को ये बावर कराना है कि हम यहाँ वापस ले आओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। मकसद सिर्फ यही है। तो ये जमहूरी कल्चर नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ बताऊंगा, घूम फिर के फिर इन्हीं सियासी पार्टियों के पास PTI को आना पड़ेगा। अगर
अपने आप को सियासी कल्चर में रखना हो। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब दूसरा मामला, जरा पंजाब के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। खबरें ये आ रही हैं कि पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी की दूरियां जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, कि पीपल्स पार्टी को ये गिला है कि पंजाब में उनको स्पेस नहीं दी जा रही। जी देखिए, एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि काबिना में शामिल हो। 16 माह की जो पिछले पीढ़ी की हुकूमत में जो हमारे तल्ख तजर्बे हुए, खुद में असम्बली में खड़े होकर जो हुकूमत की गलत चीजें होती थी मैं स्पीच करता था, लेकिन फिर उसके बाद वो नाराजगी भी करते थे, गिले शिकवे भी करते थे और मेरी शिकायत भी लगाते थे। लेकिन इस मरतबा हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला किया है कि इनको दे दो, हम सपोर्ट करेंगे, मगर इनको हुकूमत चलाने दो, जो वजीर मुशीर जो लगाना चाहे, चाचे मामे बांजे भतीजे, हमें कोई एतराज नहीं होगा। उसके बाद भी कह रहे कि नहीं शामिल हो जाए। पंजाब में अगर ब्यूरोक्रेसी को तैनात करे उन लोगों को जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ रहे, तो इसका क्या मकसद? और ये जो अभी कल जो बिल 2 दिन पहले जो बिल लिया है, उसमें भी पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी। इवन की जो कमेटी बनाई थी, कमेटी की जो फंडिंग है या रिकमेंडेशन है, उनका भी इंतजार नहीं किया। तो ऐसी जल्दबाजी क्या है? मैं खुद विक्टिम रहा हूं, आप में भी से और आपके व्यूअर्स में बहुत सारे लोग विक्टिम रहे सोशल मीडिया के जरिए, तो उसके ऊपर तो बैठ के बात करनी चाहिए। पर ये वैसे आप जो बिल की बात कर रहे हैं, डिफेमेशन बिल की आप बात कर रहे हैं, राइट? जी जी बिल्कुल। उसमें तो अज़मा साहिबा कहती है कि 2-2.5 महीने से डिस्कशंस जारी है। 2-2.5 महीने से आप लोगों से बातचीत ही नहीं हुई इस हवाले से। आप जाहिर है आपने सपोर्ट भी किया, इत्तेहाद भी है, आपके वोट से हुकूमत बनी, एग्जैक्टली हुकूमत बनी है। तो क्या ये जो अज़मा साहिबा ये बात कर रही है कि 2-2.5 महीने से इस पर डिस्कशंस हो रही थी, पीपल्स पार्टी को लूप में बिल्कुल नहीं रखा गया? देखिए, उज़मा साहिबा खुद पीपल्स पार्टी में रही है, उनको पीपल्स पार्टी का मिजाज अच्छी तरह पता है कि कभी भी हम मीडिया के खिलाफ नहीं जाते। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया में भी कुछ इस तरह लोग हो सकते हैं सोशल मीडिया में, या वो जो वीलॉगर वाले हैं जो बिल्कुल कोई बुनियादी नहीं होते, वो एलिगेशन लगा लेते, उसके लिए तो आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो अगर उज़मा साहिबा ये कह रही है तो पीपल्स पार्टी असेंबली में मौजूद क्यों नहीं थी? इसका मतलब पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं थी या पीपल्स पार्टी की राय नहीं थी। तो आपको कन्विंस करना चाहिए, आपको मीडिया के जो हाउसेज है उनको या जो एसोसिएशन है उनको आपको कन्विंस करना चाहिए कि जनाब ये हम लॉ लगा रहे हैं, ये आपके खिलाफ हम नहीं लगा रहे, या उन खिलाफ लगा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड करना चाहिए। अच्छा ये बता दें, PAC मिल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप? जी मुझे इस हवाले से नहीं पता। यकीनन कमेटी जो है वो जो हाउस के अंदर तादाद होता है उसके ऊपर होती है, लेकिन हमें कोई शौक नहीं है कि हम पब्लिक अकाउंट कमेटी लिए, PTI को देना चाहे, खुद रखना चाहे। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि ये एक प्रेसिडेंट है, कोई ऐसा कोई कानून रूल्स नहीं है असेंबली का कि अपोजिशन। आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में शहबाज शरीफ साहब चूंकि अपोजिशन लीडर थे, उनको नहीं दी गई है, और इल्जाम क्या लगाते थे कि ये तो खुद चोर है, ये अपने खिलाफ क्या एहतसाब करेंगे। तो ये एक रिवाज है मगर कोई कानून या रूल्स नहीं है। तो वो जो स्पीकर की मर्जी है जिसको देना चाहे, लेकिन हमें कोई खास शौक नहीं है। चले कानून या रूल नहीं है, लेकिन रवायात जो पॉलिटिकल रवायात है, सियासी रवायात बड़ी अहम होती हैं। अगर अपोजिशन से कोई बंदा होगा तो हुकूमती मामला पर चले चेक एंड बैलेंस रख सकेगा। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। कोयटा की बलूचिस्तान की जो कहानी है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। आए दिन एक नई कहानी हमें सुनने को मिलती है, एक नई स्टोरी, और हम वही बोलते हैं ना, एक नया टैलेंट जो है वहाँ का हमारे सामने लेके आ रहे हैं। शेफ का दौरा अभी भी जारी है, अभी शेफ का खत्म नहीं हो रहा, कहते जारी और सारी है, जारी और सारी। तो आज कौन सी कहानी हमारे लिए लेकर आए हैं? कोयटा से चलते हैं शुएब की जानिब। एक और कहानी के साथ हम हाजिर हैं, और आज है कोयटा की कालीन कहानी। ईरान से ये कालीन यहाँ पर पहुँचते हैं और फिर पूरे पाकिस्तान में सप्लाई भी हो जाते हैं। अब ऐसे में कीमत का बहुत फ़र्क है, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा है। हम भी हैरान हो गए कि अच्छा इतनी ज़बरदस्त, इतनी बड़ी मार्केट, ये है बड़ेज मार्केट। यहाँ पर हमें बहुत से कालीन नज़र आ रहे हैं। डिज़ाइंस देखें, रंग देखें, उसके प्रिंट देखें, तो बाकी हम हैरान हो जाते हैं कि अच्छा इतनी वैरायटी। आप ज़रा ऑनलाइन चेक तो करें कि कितने का मिलता है ईरानी कालीन। तो वो अगर आपको मिल रहा होगा 60,000 का, और यहाँ पर आकर आप उसी डायमेंशन का कालीन पूछेंगे तो वो शायद 20-30% में आपको मिल जाएगा। अच्छा आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि चूंकि हम देख रहे हैं कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ये सिर्फ कोयटा के लोग ही लेके जाते हैं या कि दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं लेके जाते हैं? नहीं, इधर से चमन से, कलात से, खुशदार से, रोप से, हर इलाके से इधर से आता है। रेट कैसे? रेट इधर इस मार्केट के माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये जो मुझे ब्लू कलर के प्रिंट में नज़र आ रहे हैं कारपेट्स, ये एक तो बड़ा ही डिफरेंट सा स्टाइल है। ये महंगे वाला है? ये महंगा वाला है। इसमें क्या बात है खास?
ये बस इसका मोटाई अच्छा है तो 500 शाना है, ये अच्छा ही रहना। हालांकि 1200 शाना सबसे अच्छा नहीं होता। 1200 शाना अच्छा होता है सबसे, वही है। फिर 1000 शाना है, फिर 700 शाना होता है। और यहाँ पे बहरहाल सारे वैरायटी मिल जाती है। मिल जाएगा। बात करते हैं रग्स की। मुझे कोई एक रग दिखाएं ज़रा जो आपके पास कहना चाहिए सबसे सस्ता रग है, छोटा अच्छा तो बड़ा रग है। यहाँ से चले आपने खोला है, ये क्या साइज है? ये 7 बाई 10 है सर। 7 बाय 10 का ये कालीन है। अच्छा खूबसूरत सा ये डिजाइन है। ये क्या कीमत है इसकी? ये वाला सर जी 25,000 रुपए का है, 700 शाने में और धागे में अच्छी चीज में है। और ये अच्छा खासा बड़ा साइज है। बड़े साइज में 7 बाई 10 में। ये 700 शाने पे। 700 शाने में, ये वूल में है। वूल से मुराद क्या है? जैसे इस्त्री लगे तो खराब नहीं होगी? नहीं, ये इस्त्री पे भी नहीं चलता है, ये कुछ भी नहीं चलता है। ये प्लास्टर नहीं है सर, ये वूल है सर, ये चलता नहीं ये चीज, ये अच्छा चीज। ये बड़ा कुछ डिफरेंट इसका टेक्सचर है। ये 5 बाई 8 है ना, उसके छोटे साइज में। लेकिन इसमें इसका टेक्सचर बड़ा डिफरेंट नहीं, इसके डिजाइन तो अलग अलग आता है ना, एक जैसा डिजाइन तो नहीं बनेगा। ज्यादा क्या बिकता है? कौन सा रंग बिकता है, कौन सा डिजाइन बिकता है? ज्यादा ब्लू कलर बिकता है हम लोगों के बलूचिस्तान में, और मैरून कलर बिकता है, और लाइट कलर ज्यादा। लाइट कलर्स बिक रहे हैं। अच्छा, महंगाई में कारोबार मुतासिर हुआ? महंगाई में मुतासिर हुआ। मुझे बताइए 1200 शाने। मैंने देखा जितनी दुकानों पे मैं गया, हर दुकान पे नहीं है 1200 शाने। असल में 1200 शाना जो होता है, एक तो वो हर कोई लाता नहीं है। अच्छा। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और उसकी वैरायटी अच्छी होती है, दुकानदार को इतना प्रॉफिट इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, इस वजह से नहीं लाता है। और दूसरी बात, इसी 1200 शाना में हमारे साथ एक चीज़ है, सीनरी जो आपने देखे होंगे। सीनरीज तकरीबन पड़े होते हैं, उसी सीनरीज में आप हमें आर्डर दे दिए, जिस डिज़ाइन का आप दोगे हम बना के देंगे। सीनरी भी अगर आप अपना पिक्चर दे दो हम बना के देंगे। अरे वाह, ये तो ज़बरदस्त चीज़ है। ये ऐसे मुझे हाथ में दिखाइएगा, क्या बात है जी। और ये कितने का बना? ये तकरीबन 3500 तक बनता है। आप जरा 1200 शाने का एक रग तो दिखाएं हमें इदरीस भाई। आप जरा रग एक यहाँ पे रखें, हम जरा देखें भी कि हम बाकी जो देखते हुए आए हैं 700 शाने। अच्छा, इसकी थिकनेस है? थिकनेस है बिल्कुल। इसका फिनिशिंग देखें, ये सबसे ज़्यादा इसका जो होता है क्वालिटी बेसिस पर इसका फिनिशिंग ज़्यादा होता है। ये 3/6 है? ये 3 बाई 5 है। 3 बाई 5 है। इसको तकरीबन ईरानी ज़ुबान में 1.5 मीटर बोलते हैं। 1200 शाने वाला कालीन है, रग है। ये कितनी कीमत होती है एवरेज? ये तकरीबन 3 बाई 5 का यहाँ पे जो हम लोग सेल करते हैं 9,500 9,000 तक। तो एम्बोस वाले भी आते हैं? हाँ, इसमें एम्बोस्ड आ रहा है। वो जो बाकी कंट्रीज़ बना रहे जैसे अरब कंट्रीज़ है, वो ज़्यादातर इनके एम्बोस्ड दे रहे आर्डर। अच्छा। और यहाँ पे जो है एम्बोस्ड अभी ताज़ा स्टार्ट हुआ है। अच्छा। ये देखें, ये आपके सामने ये जी एम्बोस्ड आ गया। अच्छा, एम्बोस्ड में भी ये 1200 शाने। अच्छा, हैवी है ये। हाँ, ये एम्बोस्ड है 1200 शाने। इसका जो है ये डिज़ाइन जो है वो ऊपर होते हैं। डिफरेंट डिज़ाइन। हाँ, ये डिफरेंट है। ये तकरीबन इसका भी सेम प्राइस है। सेम प्राइस है, नहीं है डिफरेंट है। ये एम्बोस्ड है लेकिन प्राइस बहरहाल सेम है। अच्छा, रंग कौन सा ज्यादा चल रहा है आजकल? रंग लोगों पे डिपेंड करता है। यहाँ के जो शहर के लोग हैं वो अक्सर लाइट कलर्स पसंद करते हैं। ये तो बड़ी डिफरेंट है। अच्छा, होते हैं, ये हमारे साथ पड़ा हुआ है, अवेलेबल है। ये आपको कम से कम बहुत ही लो प्राइस में देंगे। अगर कोई इसका मतलब शौकी होगा उसके लिए 6,000 रुपये तक ये। हाँ, जिसको ये चीज़ पसंद होता है। अच्छा, इसमें कुछ कहते हैं कि आप शेर बना दो, आप कुछ और बना दो, जो भी चीज़ बना लो, किसी का पिक्चर हमें दे दे, हम बना के देंगे। और ये हम जरा रग्स की बात भी करते हैं, कालीनों की बात भी करें। पूरी मार्केट का हमने विजिट किया है, वैरायटी आपके साथ शेयर किया। ज़ाहिर है वैरायटी बहुत ज़्यादा है, रंग बहुत ज़्यादा है, उसमें डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा है और नए नए डिज़ाइन आ रहे होते हैं, तो उसमें चूज़ करना खासा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर है बहुत से लोग, इनका कारोबार यहाँ से जुड़ा है इस चीज़ से, इन कालीनों से, जो कि फिर पूरे मुल्क में अगर हम देखें तो ईरानी कालीन की डिमांड बहुत है। लेकिन अगर आप यहाँ से लेंगे तो बहुत मुनासिब कीमत है, कहीं और से लेंगे तो बहरहाल बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस हाई होती है, चूँकि बहुत अच्छी क्वालिटी है इन कालीनों की। आपसे ये कहानी हमने शेयर की है यहाँ की। अब चलते हैं वापस। जबरदस्त जी, क्या रंग बिरंगी कालीनों की कहानियां हमारे लिए शुएब लेकर आए हैं कि क्या इनकी हिस्ट्री है और कितनी खूबसूरती से, स्पेशली वो जो शेर बना हुआ था जिसके ऊपर बहुत प्यार लग रहा था, स्नो लेपर्ड लग रहा था मुझे तो। वैसे शेर जो है ना स्नो वाले कलर। अच्छा, और नहीं मुझे वो लगा कि जिस तरह से कितना मुश्किल काम है और कितनी महारत से जो है उसको ईरान में, इवन टर्किश की जो कालीन है वो बहुत ज्यादा फेमस, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा डिमांड है। ड्राइंग रूम जो है इसके बगैर कहते हैं नामुकम्मल होता है कालीन के। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच शुएब। ये इस तरह की बलूचिस्तान की एक ज़बरदस्त सी सीरीज़ थी जो कि हमने आपको दिखाई, जो कि शुएब वहाँ पर गए और बलूचिस्तान से, क्वेटा से मुख्तलिफ जो है उन्होंने ये स्टोरीज़ हमारे लिए हमसे शेयर की। अच्छा जी, अब आगे बढ़ेंगे, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे सुहेल सिस्टर से, जिनका डंका इस वक्त वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में खूब
जच रहा है और लोग जो है वो बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। 4 बहनें जी ये, और चारों के चारों वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग करती हैं और रिकॉर्ड बनाती हैं। तो इनमें से 3 बहनों से मुलाकात हम करवाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे और हमने आपको बताया था कि आज अब आपकी मुलाकात करवाएंगे सोहेल सिस्टर से। इनको पावर सिस्टर भी बोल सकते हैं। पावर सिस्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि पावर लिफ्टिंग भी करती हैं और वेट लिफ्टिंग भी करती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, खूब चर्चा है इनका और बड़े टाइम से जाहिर है वो इस फील्ड में हैं और रिकॉर्ड्स बना रही हैं पाकिस्तान के लिए और बहुत सारे मेडल्स भी अपने नाम कर चुकी है। 4 बहनें हैं ये बेटी, जिनमें हैं जी सीबल सोहेल, वेरोनिका सोहेल, ट्विंकल सोहेल और मरियम सोहेल। अच्छा, मरियम तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं सीबल, वेरोनिका और ट्विंकल, जिनसे आज हम बात करेंगे कि कब से इन्होंने जर्नी शुरू की। और चारों बहनों का एक जैसा शौक, ये भी बड़ी बात होती है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 4 बहनें एक ही खेल से मुंसलिक हैं। शायद ये भी एक अनोखा रिकॉर्ड होगा। एग्जैक्टली, ये भी एक अनोखा रिकॉर्ड होगा और चारों अपनी उनकी महारत है, जबरदस्त परफॉर्मेंस देती हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करी है। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं सीबल, वेरोनिका और ट्विंकल से। अस्सलाम वालेकुम, आप तीनों कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरोनिका से क्योंकि माइक इस वक्त वेरोनिका के पास है। तो वेरोनिका, ज़रा बताइएगा कि कब से आप चारों बहनों ने स्टार्ट की पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, इस करियर में आने का फैसला कैसे किया? मेरा नाम वेरोनिका सोहेल है। मैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर हूँ, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी रिसेंटली हांगकांग से मैं 5 मेडल लेके आई हूँ और 2014 में हम लोगों ने स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग करियर जो था वो ट्विंकल बाजी ने स्टार्ट किया था स्पोर्ट्स का। ये पहले साइकिलिंग करती थी, फिर कबड्डी करती थी, फिर वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग करने लगी। उसके बाद सीबल बाजी ने स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने किया था स्टार्ट। और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, हमें प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लक़ब से भी नवाजा गया ISPR ने। क्या बात है, जबरदस्त। ट्विंकल, कबड्डी भी जरा ट्विंकल से हमारी बात करवाएं। पूछना चाहते हैं कबड्डी, फिर उसमें क्यों नहीं आगे बढ़ी, फिर क्यों छोड़ दी कबड्डी और पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग? क्यों कुछ डिफरेंट हो जाता ना कि बाकी 3 बहनें इस चीज़ में महारत दे रही हैं तो आप जो है कबड्डी की तरफ जाएं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ट्विंकल सोहेल और मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2015 की, 2017 की और 2018 की। और मैंने 3 टाइम्स हैट्रिक किया और पाकिस्तानी पहली वुमेन का मुझे लक़ब मिला हुआ है। और मेरा ये एम था कि मैं इस तरह की गेम करूं जो सबसे हट के है। तो मैंने स्टार्टिंग ही, मेरे वालिद साहब ने मुझे इब्तदाई तालीम दी जिसमें मैं साइकिलिंग करती थी। उसके बाद मैंने वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की। उसमें फिर उन लोगों ने देखा, जो कबड्डी पाकिस्तान का कैंप लगा था उसमें उन्होंने देखा कि जितनी भी जानदार लड़कियाँ थी, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ थी, उन्होंने उनको कैंप में बुलाया और फिर हम लोगों ने उसमें विन करके पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड कप कबड्डी, जो कि इंडिया के पंजाब में हुई थी। ठीक हो गया। अच्छा ट्विंकल, ये आपने स्टार्ट इसका आपने किया, वेट लिफ्टिंग की बात करें, स्टार्ट इसका आपने किया, बाकी बहनें आपको देखकर मुतासिर हुई कि उनको भी देख कर खेल में दिलचस्पी पैदा हो गई? असल में वो स्टार्टिंग जो थे, मेरा ये एम था, मेरे से इन्होंने स्टार्ट किया था, पर मेरा जो फैमिली का वो था आइडियल थे, मेरे वालिद साहब थे वो खुद क्रिकेटर थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को आगे आने का मौका दूंगा। फिर मैंने स्टार्ट किया, मुझे देखते देखते मेरे भाई ने और मैंने शुरू में स्टार्ट किया था। आदिल साइमन जो कि इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हैं, और फिर साइबल सोहेल, वेरोनिका सोहेल और मरियम सोहेल, हम चारों बहनों ने ये एम उठाया था कि हम लोग पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में अपना लोहा मनवाएंगे। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आज पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की, सर राशिद मलिक की, कि जो कि मेरे कोच भी हैं और वो उनका ताल्लुक UK से है, जिन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये सारी काविश, ये सारी चीज़ें उन्हीं के नाम है और उन्हीं की बदौलत से आज हम लोग यहाँ पर। ज़बरदस्त। ज़ाहिर है एक मेंटोर की बहुत ज़रूरत होती है ज़िंदगी में, ताकि वो आपको एक गोल आपका सेट जो होता है उसको अचीव करने में वो हेल्प ज़रूर कर रहे होते हैं। अच्छा सीबल, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, सीबल अब जाहिर है एक लोगों के होता है ना कि जी, एक तो होता है कि जी बेटियां हैं, 4 बहनें हैं, और फिर ज़ाहिर है सोसाइटी की तरफ से एक रिज़्क़, तो लड़कियां हैं कमज़ोर हैं। अब तो ज़ाहिर है बहुत इस तरह के स्टीरियोटाइप ब्रेक हो रही हैं, आप जैसी ख़वातीन, आप जैसी लड़कियां जो आगे बढ़ी हैं, अब ये चीज़ थोड़ी आम होती जा रही है कि, लेकिन अभी भी ज़ाहिर है लोग कंजर्वेटिव हैं और ख़वातीन को इन फील्ड्स में जाते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। तो क्या सोसाइटी की तरफ से किसी भी किस्म की कोई रेजिस्टेंस आई कि नहीं लड़कियां हो, कहाँ पावर लिफ्टिंग और कहाँ वेट लिफ्टिंग की तरफ जा रही हो, इतना तो स्टैमिना ही नहीं होगा?
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिबल सुहेल है, मैं इंटरनेशनल पावर लिफ्टर। आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। स्टार्टिंग जब की थी तब थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड दादा की तरफ से हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मेडल आते गए दादा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और खुदा का शुक्र है कि हम लोग 2017, 18 और अभी भी वेरोनिका, जैसे कि हांगकांग एशियन यूनिवर्सिटी कप हुआ था पाकिस्तान में, कोई भी पाकिस्तान की लड़की रिप्रेजेंट नहीं कर सकी और ये एजाज़ पाकिस्तान को और वेरोनिका को जाता है कि वेरोनिका 4 सिल्वर मेडल विन करके एशियन यूनिवर्सिटी कप में से, और एक जो है वो एशियन गोल्ड मेडल इसने लिया पावर लिफ्टिंग में, और यहाँ से पाकिस्तान से 2 लोग गए थे। इसके साथ साथ डॉक्टर अदनान जब्बार गए थे जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं, उन्होंने भी 4 गोल्ड मेडल विन किए। अच्छा, ये बताएं कि एक तो कंपटीशन आप पाकिस्तान सतह पर खेलते होंगे, कंट्री लेवल पे पाकिस्तान को बाहर भी जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक कंपटीशन आपके घर में भी होता होगा। 4 एक ही जो है खेल उसके प्लेयर घर में मौजूद हो, तो आप चारों में सबसे बेहतर कौन है? सबसे ज्यादा पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में वेट कौन ज्यादा महारत किसकी है? बेसिकली हम चारों बहनें अलग अलग बॉडी वेट में हैं। मैं 47 में, फिर वेरोनिका जो है 52 में खेलती है, ट्विंकल जो है वो 81 में खेलती है, मरियम 64 में। तो हम लोगों का खुद का कंपटीशन तो बनता नहीं, हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। जैसे कि मैं 270 के लिए वेट लिफ्ट करती हूँ अपने बॉडी वेट में, ट्विंकल 370 करती हैं और वेरोनिका जो है वो 280 के करीब वेट लिफ्ट करती हैं। तो ये बड़ी बात है कि अपनी अपनी ज़ाहिर स्ट्रेंथ से आप तीनों की, और अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से आप एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही होती है। अच्छा, वैसे फिर भी दोबारा एक और सवाल, वेरोनिका इसका जवाब दे सकती होंगी प्रॉब्ली, कभी लड़ाई होती है आपस में कि नहीं ये मेरी प्रैक्टिस का टाइम है, या आप मेरा जो डाइट होती है, बिकॉज ऑब्वियसली डाइट का भी ख्याल रखते हुए घर में रह रहे हैं, तो लड़ाइयाँ भी आपस में, कभी झगड़ा भी हो जाता है खेल को लेकर? जी बिल्कुल, हम लोग अपनी ट्रेनिंग के उसमें बहुत ज़्यादा कहीं पे भी हम नहीं जाते, कोई भी हमारे फैमिली का इवेंट हो हम उधर भी नहीं जाते। ये होता है कि हम लोगों ने ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि इधर जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो हम जाएंगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए और वहाँ से जाके मेडल लेके आएंगे। तो अक्सर ऐसे होता है, जैसे पापा कहते हैं कि फैमिली का ये फंक्शन है, आज इधर जाना है, तो हम लोग उन्हें मना कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं हमने ट्रेनिंग पर जाए। तो अक्सर पापा और मामा गुस्सा भी करती हैं कि तुम लोग तो मॉर्निंग में मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ ना, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की मैं स्टूडेंट हूँ, तो मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी जाती हूँ, फिर इवनिंग में यहाँ, तो रात को सिर्फ मामा कहती है तुम लोग बस रात को घर सोने के लिए आते हो, बस ये तुम लोगों का है। अच्छा, वैसे ये जो मसला होता है ना, ये जो ताना है ना, ये सबको पड़ रहा होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि पेरेंट्स का होता है कि जितना टाइम आप ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो, वो चाहते हैं कि उतना ही आप घर पे टाइम स्पेंड करें। अच्छा आदिल, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्विंकल से करते हैं ज़रा। अच्छा, एक बात बताएं, ये जो गली में जो झगड़े अक्सर हो जाते होते हैं, क्या गली के लोग डरते हैं आपके मोहल्ले के लोग? किसी पे हाथ साफ किए हैं अभी तक? किसी पे पावर दिखाइए। नहीं, इस तरह का कभी भी मौका नहीं आया, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो सियासी समाजी हैं, तो जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा हम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। फिर अपना भी हम लोगों ने मेडल्स वगैरह हम लोग लेकर आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि जब भी मैं मुल्क से बाहर गई हूँ तो मेरी जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा अब्लाइज करती है और बहुत ज़्यादा हम लोगों को इनकरेज करती है। और इसके साथ साथ मैं यही बताना चाहूँगी वेरोनिका, क्योंकि अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पहले मैं लेके आई थी मेडल और मैंने स्टार्टिंग में इंटरव्यूज़ दिए थे, उसमें मैंने कहा था कि मैं जो अपने सिल्वर मेडल हूँ वो अपनी जो सीएम है हमारी मरियम नवाज़, उनके नाम करना चाहती हूँ। वो इसलिए मैं उनके नाम करना चाहती थी क्योंकि वो भी पाकिस्तान की पहली सीएम बनी है और मैं भी पाकिस्तान की पहली खतून हूँ जो इंटरनेशनली जाके रिप्रेजेंट करके आई थी। तो जो गोल्ड मेडल था वो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के नाम करना चाह रही थी। और ठीक है जी, क्या बात है। ज़रा मरियम साहिबा तक होपफुली ये क्लिप भी पहुंच जाए और आपको भी उसी तरह एक्नॉलेज करें जिस तरह आप उनको ऑनर कर रही हैं एक तरह से, कि आप अपने मेडल्स उनके नाम करने को तैयार है, क्योंकि वो भी फर्स्ट सीएम बनी है और ऑब्वियसली आप भी फर्स्ट फीमेल जो कि इतने रिकॉर्ड्स बनाकर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया सीबल, वेरोनिका एंड ट्विंकल हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान इसी तरह से रोशन करती रहे और आगे बढ़ती रहें। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे और अब आदिल इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। हम टीवी का एक और ड्रामा जफ़ा
नाज़रीन को भरपूर एंटरटेनमेंट फराहम करने वाला है। अच्छा, पहली किस्त आज रात 8 बजे नशर होगी इसकी, और टीज़र जो है वो कुछ रोज़ पहले रिलीज़ हुआ था, और जो प्रोमो है ये लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था इसको, बहुत ज़्यादा एक तरह बड़ी डिफरेंट स्टोरी में व्यूज़ विद इन नो टाइम उसको जो है लोगों ने इतना ज़्यादा उसको एडमायर किया। मिलकर देखते हैं ज़रा लोग क्या कहते हैं, टीज़र देखते हैं जी। तुम लोगों की स्टोरी बिल्कुल ब्यूटी एंड द बीस्ट की तरह है। ना प्यार करना गलत है, ना किसी से शादी की ख्वाहिश रखना गलत है, उसके लिए खुदकुशी करना जरूर गलत है। उसने मुझे जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें दी थी, चूड़ियां और गोलियां। ज़ारा, मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कभी कोई दरार है। जो चीज मुझे मैटर नहीं करती अंदलीप, उसके लिए तुम परेशान क्यों? तुम्हारे सारे दुख परेशानियां ले लूंगी, मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं चाहती कि जिस माजी को मैं भूल चुकी हूँ वो रोज मुझसे आंख मिलाकर खड़ा हो। तुम सोचो उसके बारे में और रहो मेरे साथ ही गलत होगा। ये इश्क है आतिश कोई, ज़ारा मुझे छोड़ के मत जाना यार। जबरदस्त जी। और जिस तरह से कास्ट भी हम देख सकते हैं कि ड्रामे में मारूफ अदाकार उस्मान मुख्तार है, मोहिब मिर्जा है, मावरा हुसैन है, सहर खान है, इन्होंने जी मेन लीड रोल किए हैं। बिल्कुल ऐसा है, और देखिए कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। हाँ। स्टेशन मतलब यहाँ पे पूरा ड्रामा फिल्माया गया है। बिल्कुल जी। और साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि दानिश नवाज ने इसको डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूसर है जी मोमिना दुरैद, और इसका OST वो भी जाहिर है लोग अब उसको काफी पसंद करेंगे और आगे चल के जाहिर है वो साथ साथ जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा, और वो है जी शफकत अमानत अली साहब ने इसको गाया है जनाब। अच्छा, अब पूरी कास्ट तो हमारे साथ नहीं है, उस्मान मुख्तार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? आज रात 8 बजे जफा ऑन एयर होने जा रहा है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अस्सलाम जी, होप यू वेल। जी बहुत एक्साइटमेंट है, हम लोग काफी ऐसे से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अब ये रिलीज होने जा रहा है, लोग देखेंगे आज इसकी रात को 8 बजे पहली किस्त। सो वेरी एक्साइटेड कि लोग पीपल विल गेट टू वॉच। चलें, आपको एक्साइटमेंट है, जिन लोगों ने इसका टीजर अभी तक देखा है वो बड़े एक्साइटेड हैं। इसमें अपने किरदार के हवाले से बताइएगा, आपका किरदार कैसा है ड्रामा में? मैं जी एक ऑन्कोलॉजिस्ट प्ले कर रहा हूँ, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, जो बच्चों के जो कैंसर के शिकार होते हैं कि उनका डॉक्टर, और ही इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, इट्स अ स्टोरी अबाउट हिम, हिज फैमिली, इट्स अ स्टोरी अबाउट Zara, it's a story about Andaleep, it's a story about these 4 characters जो बड़े pivotal characters हैं ड्रामे के। अच्छा, और जाहिर है बहुत ज्यादा चीजें हम पूछ भी नहीं सकते, आप स्टोरी जब लोग देखेंगे लोग आज रात इंतजार बता नहीं सकते। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन ठीक है, स्टोरी नहीं पूछते, लेकिन उस्मान ये जरूर बताएं कि जाहिर है आप भी बड़ा कम काम करते हैं, और आदिल ने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि उस्मान बड़े सिलेक्टिव हैं स्क्रिप्ट को लेकर। एग्जैक्टली, एक तो स्क्रिप्ट को लेकर बड़े, और बड़ा मतलब आप बड़ा क्वालिटी पे आप बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे होते हैं। अब ये स्टोरी, इसने आपको कितना इंस्पायर किया, ये कितनी डिफरेंट है बाकी स्टोरी से, इसमें हम क्या यूनिक देखेंगे? देखिए जी, मुझे लगता है कि जनरली डॉक्टर्स पे बहुत कम स्टोरीज बनती हैं, एंड आई थिंक जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, और समीरा फजल ने लिखा था, मैंने जब पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, एंड दैट्स द रीजन, एंड देन दानिश भाई वाज डायरेक्टिंग इट, एंड ऑफ कोर्स MTV is like home to me, MD Productions is like home to me, so it was like coming back home and working with friends. ठीक है, उस बार आपके साथ मावरा हुसैन हैं, मोहिब हैं, सहर खान हैं, तो पूरी जो दीगर कास्ट है उनके साथ किसके साथ ज्यादा काम करके मजा आया आपको? सबसे शरारती कौन था सेट पे, ये पूछना है मुझे। हाँ जी, सबसे शरारती तो सहर है, वो तो अच्छा। बातें उनकी बहुत बातें करती हैं। हाँ। मावरा के साथ मैंने पहले भी काम किया है, मावरा का जो वर्क एथिक है वो बड़ा अच्छा है, द वे शी, वो जिस तरह पूरा एक कैलेंडर बना के लाती हैं और सीन्स का एक पूरा स्ट्रक्चर बना के लाती हैं, दैट इज समथिंग दैट आई गॉट टू लर्न फ्रॉम हर, दैट शी इज वो बहुत उस तरीके से। मुहिब के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मुहिब इज सच अ वंडरफुल एक्टर,
तो इस सबके साथ काम करके, लैला आपा के साथ काम करके, नादिया अफगन हैं, नुमान भाई हैं, शामिल भाई हैं, दिस इज अ ग्रेट कास्ट एंड व्हाट अ प्लेजर टू वर्क विद ऑल ऑफ देम। चलें जी, ज़बरदस्त। अच्छा, और दानिश नवाज, ज़ाहिर है इससे पहले भी हमने देखा कि बड़े ज़बरदस्त प्लेज उन्होंने डायरेक्ट भी किए हैं, और अब ये ड्रामा, और ज़ाहिर है दानिश का जब भी आता है डायरेक्शन के हवाले से बात, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लोगों की बिल्ड हो जाती हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ? इससे पहले प्रॉबेबली आपका उनके साथ एक्सपीरियंस नहीं रहा, ये पहला एक्सपीरियंस था दानिश के साथ काम करने का? जी, मेरा दानिश भाई के साथ एक्सपीरियंस ही था, बट मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है दानिश भाई के साथ। दानिश भाई ने सेट का माहौल बहुत अच्छा रखा है, वो बहुत लाइट रखते हैं अपने सेट को, बड़ा मजा आता है, हर वक्त हम हंसते रहते हैं। और मतलब बहुत कम डायरेक्टर्स होते हैं जिनके साथ काम करके आप इतना हंसते हैं, और दानिश भाई इज वन ऑफ दोस डायरेक्टर्स, सो इट्स बीन सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद दानिश भाई। ठीक है, उस बार आपने हम टीवी के पहला जो ड्रामा है अना, उसमें भी काम किया, हम कहाँ के सच्चे, उसमें भी आपने असवद का रोल प्ले किया था। अभी जफा तक का ये सफ़र कैसा रहा आपका हम टीवी के साथ? मैंने जी वही आपको बताया, हम टीवी मेरे लिए घर है, दूसरा घर है, तो मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ हम टीवी। तो मेरे लिए बड़ा मजा आता है वापस आके उन्हीं लोगों के साथ। हम टीवी इज अमेजिंग। चलें जी, अच्छा उस्मान, अब जरा बात कर लेते हैं। आप ज़ाहिरा आपकी फिल्म के भी चर्चे हैं, उम्रो यार, और उसके हवाले से भी पहले भी ज़ाहिरा हमने बात भी की थी बड़ी डिटेल में, बट ज़रा बताइएगा, मैं चाहूँगी कि इस वक्त जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, फिल्म के हवाले से मैं ज़रूर बताइएगा कि क्या स्टोरी है इसकी और किस तरह से ये फिल्म डिफरेंट है। ईद उल अज़हा पे ये रिलीज़ होने जा रही है, उसके हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है, ज़रा उस पर ज़रा बताइएगा। उम्रो यार जी एक हमारा अपना लिटरेचर का हिस्सा है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं इन किताबों को, और अब फाइनली पाकिस्तानी लाइव एक्शन फीचर फिल्म उम्रो यार की बनी है, जिसको भी हम लोग प्रमोट भी कर रहे हैं, और ईद उल अज़हा पे रिलीज हो रही है। और दिस इज द फर्स्ट साउथ एशियन फिल्म जो वंडरकॉन पे गई पहली दफा, जो रिवील हुई वहां पे। दिस इज द फर्स्ट फैंटेसी साई-फाई फिल्म ऑफ पाकिस्तान, पहली दफा इस तरह के VFX किए गए हैं किसी फिल्म में, सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस पाकिस्तानीज़। ठीक है, आप जैसे बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ड्रामा बहुत अच्छा बन रहा है, फिल्म्स बहुत अच्छी बन रही हैं, तो ये जो मूवी है उम्रो यार, इसमें एक नया क्या है, इसको बाकी मूवी से किस तरह डिफरेंस आप बता सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं है? एग्जैक्टली, सबसे ज़्यादा उस्मान ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप जिस तरह से आपने बताया फिल्म के हवाले से, इस तरह की फिल्म पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है बेसिकली, उसको किस तरह फ़रोग देगी? बिल्कुल जी, इस तरह की फिल्म देखें, ये एक बहुत डिफरेंट जॉनरा है, ये रोम कॉम नहीं है, तो ये बहुत सारे पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को जो डिफरेंट काम करना चाहते हैं उनको एक उम्मीद देगी कि डिफरेंट काम भी कर सकते हैं और वो भी अच्छा चल सकता है। और जो फिल्म मेकर्स हैं जिनकी हिम्मत नहीं होती इस तरह का काम करने की, कि बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत, उनको भी वो भी देखेंगे, वो कहेंगे अच्छा ये कर सकते हैं। तो मतलब, और पाकिस्तान की पहली उस लेवल की फिल्म है कि जिसको बैनुल अक़वामी उस पे आप बता सकते हैं फर्क से कि ये मेड इन पाकिस्तान है, दिस फिल्म हैज बीन मेड इन पाकिस्तान, इसके VFX पाकिस्तान में हुई है, शूट पाकिस्तान में हुई है, इसकी मतलब ये बहुत फख्र का वो है हमारे लिए सबके, इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। ठीक है, उस बार स्क्रिप्ट जो है बड़ा मैटर करता है, और आप स्क्रिप्ट के बारे में सबीन पे भी बात करें, बहुत ज़्यादा चूजी हैं, तो स्क्रिप्ट में क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा होता है जो आपको अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से फिल्म या ड्रामा साइन करते हैं? और स्पेशली खुद किस तरह के कैरेक्टर्स करना पसंद करते हैं? मैं तो जी हर किस्म के कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ। आई एम एन एक्टर, आई लव टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। उमरू का स्क्रिप्ट जब मुझे बताया गया था, तो एक तो पहली चीज, जब मुझे उमरू असफर ने, जो हमारे डायरेक्टर, उन्होंने उमरू का बोला, तो मैंने उसी वक्त कह दिया यस। अब मुझे नहीं पता था वो क्या रोल ऑफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने हाँ बोल दिया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जी जो मेन एंटेगनिस्ट हैं वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और मैंने कहा कि मेन एंटेगनिस्ट कौन प्ले करेंगे, तो उन्होंने कहा फरहान ताहिर। उसके बाद मुझे लगना शुरू हो गया कि मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, दे गोइंग टू प्रैंक मी, मुझे बताएंगे एक दिन कि नहीं है कि मजाक था।
अभी तक मुझे नहीं रियलाइज हो रहा कि हमने ये फिल्म शूट कर ली और ये रिलीज होने जा रही है, बिकॉज it's an amazing project and I think I can't wait for everybody to watch this film. चले जबरदस्त उस्मान, और आज के लिए भी, फिल्म के लिए भी जाहिर है अभी तो उसमें कुछ दिन बाकी है, बट आज के लिए ड्रामा जो जफा है उसके लिए भी गुड लक आपको भी और आपकी पूरी कास्ट को, चाहे वो लीड में है या चाहे वो जिस भी तरह से इस प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक भी रही है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात आपसे कल होगी। अल्लाह हाफिज़।